हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक ली गई थी फीस। कोर्ट ने कहा था बसें नहीं चलाई तो पैसे क्यों लिए। परिवहन मंत्री से बातचीत में टैक्स छोड़ने की बात भी कही है। स्कूल संचालकों को परेशानी है तो समाधान किया जाएगा। ये बात शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक फीस ली गई है। कोर्ट ने कहा था कि बसें नहीं चलाई तो पैसे क्यों लिए। परिवहन मंत्री से भी बातचीत में टैक्स को छोड़ने की बात कही गई है। वहीं स्कूल संचालकों को अगर परेशानी है तो समाधान किया जाएगा, ये बात शिक्षा मंत्री ने कही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद में नगर निगम के जेई की गुंडागर्दी की तस्वीर लगातार आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। नगर निगम के सामने धरने पर बैठेंगे पत्रकार। हाथापाई करने वाले जेई पर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल कल जेई सुमेर सिंह ने हरियाणा न्यूज के पत्रकार पर हाथ उठाया था। अब सभी पत्रकार पुलिस कमिश्नर को शिकायत देंगे। धरने पर बैठेंगे। जेई सुमेर सिंह पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उनसे सवाल जब किए जा रहे थे तो जेई ने हरियाणा न्यूज के पत्रकार के साथ हाथापाई की। हरियाणा न्यूज के सवालों का जवाब नहीं दे पाए जेई सुमेर सिंह और बौखलाहट में हरियाणा न्यूज के पत्रकार के साथ हाथापाई की। तो फरीदाबाद में सभी पत्रकार धरने पर बैठेंगे और जेई की इस हरकत पर कमिश्नर को शिकायत भी देंगे। और इस खबर पर जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अगर संजय बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, ये जो कुछ भी हुआ ये आपके साथ हुआ है, अब आपको क्या लगता है कि आगे इस पूरे मामले में क्या मांग आप सभी पत्रकारों की है? क्योंकि अगर हाथ एक पत्रकार पर उठाया गया है इसका मतलब यही है कि सभी पत्रकारों के साथ ये गलत किया गया है। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो कल की घटना थी, ये लोग वहां पे तोड़फोड़ करने गए। वहां पे इनके साथ भारी पुलिस बल तैनात था और वहां पे जब ये तोड़फोड़ कर रहे थे तो एक को छोड़ रहे थे, एक को तोड़ रहे थे। तो वहां पे जो जिन लोगों के मकान या गोदाम तोड़े जा रहे थे उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। साथ में कुछ लोगों ने इन पे आरोप लगाए कि ये इन लोगों ने हमसे पैसे भी ले लिए हैं, बावजूद इसके हमारे निर्माणों को भी तोड़ा जा रहा है। उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि हमारे गोदामों को, फैक्ट्रियों को बने हुए 4-4, 5-5 साल हो गए हैं। अब ऐसी कौन सी हम लोगों ने गलती कर दी? उस समय जिस समय हम लोग नींव भर रहे थे, अगर हमें पहले सचेत कर दिया जाता, हमें नोटिस दे दिया जाता तो हम लोग यहाँ पे पैसा ना लगाते, अपने जीवन भर की अपनी जमा पूंजी नहीं लगाते। बावजूद इसके चलिए, जब हमने फिर जेई सुमेर सिंह से इस बाबत जानना चाहा, इस विषय में हमने जानकारी लेनी चाहिए, तो वो मेरे पे भड़क गए। बात केवल मेरे पे भड़कने की नहीं है, बात यह है कि हम जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को जो माना जाता है, जी। अगर ये हमारे साथ इस तरीके की हरकत कर सकते हैं ऑन कैमरा, तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि आम जनता जो कोई ना कैमरा लेके जाती है या फिर समाज सेवी जो इनसे कोई कैमरा लेके बात नहीं करते, उनके साथ ये किस तरीके का व्यवहार करते होंगे। जब मैंने ये सारी घटना, जब हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, कल पंडित मूलचंद शर्मा जी जो परिवहन मंत्री हैं, बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद मंत्री जी ने कहा था कि गुप्ता जी को बुला के और उनको बुला के आमने सामने बात की जाएगी। आमने सामने की बात करने की जरूरत ही नहीं है। इस अधिकारी को, जो कि फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुका है, जेई सुमेर सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले आदेश जारी कर दिए थे कि इसका ट्रांसफर कर दिया जाए, बावजूद इसके ये कोर्ट से स्टे लेकर और फरीदाबाद में टिका हुआ है। फरीदाबाद में नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में बडकल विधानसभा क्षेत्र है जो जहां पे नगर निगम
फरीदाबाद का जो कार्यालय है वो उसी के अंडर आता है जी। उस एरिया में जगह जगह जो घर के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको कमर्शियल में बदला जा रहा है। नक्शे के नाम पे कोई नक्शा पास नहीं कराया जाता। सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स की हानि होती है। बावजूद इसके जब इनको लिखित में भी शिकायत दी गई थी, मीडिया ने सारा मामला इनके संज्ञान में लाया था। हालांकि जो उसके बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं डॉक्टर यश गर्ग, उनको ईमानदार माना जाता है, मुख्यमंत्री को ईमानदार माना जाता है, बेज जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनको ईमानदार माना जाता है। लेकिन ऐसी ईमानदारी किस काम की जहां पे कर्मचारी जेई लेवल का कर्मचारी सरकार की बात को सुनने को तैयार नहीं। मैं आपको नंदिनी एक बात और बता दूं, फरीदाबाद नगर निगम पूरी तरह कंगाल हो चुका है इन लोगों की वजह से। फरीदाबाद में अरावली का जो क्षेत्र पड़ता है वहां पे जो फार्म हाउस कटे हुए हैं वो सब इन्हीं की कृपा से कटे हुए हैं। वहां पे बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउसों को ये बनने देते हैं, बाद में जैसे ही उनकी नींव बढ़ती है उनको तोड़ने जाते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा तोड़ के आते हैं, उसके बाद उसका निर्माण पूरा हो जाता है क्योंकि इन लोगों का नजराना इनके पास पहुंच जाता है। बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं ऐसे जो अधिकारी हैं इन लोगों को ऊपर से संरक्षण प्राप्त है कि क्या कोई और वजह है कि इन लोगों द्वारा इस तरह की दादागिरी की जो तस्वीरें आती रहती हैं, और ये इस बार हद पार हुई है कि आप अपना काम कर रहे थे संजय और आपके साथ हाथापाई जेई ने जो की है उस पर लगातार पूरे पत्रकार जो संघ है, जो भी पत्रकार हैं, वो यही कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हरियाणा न्यूज भी लगातार यही मांग कर रहा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी। संजय, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बातें बताने के लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है और सबको पता चलनी चाहिए। अच्छा हुआ ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वरना इस तरह के अफसरों की जो सच्चाई है वो सामने आ नहीं पाती है। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरसा की। सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस प्रशासन और किसानों में सहमति बन गई है। सिरसा में लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन और किसानों में अब सहमति बनी है। प्रशासन ने किसानों को धरने के लिए जगह दे दी है। बरनाला रोड पर एक साइड ब्लॉक करके जगह दी गई है। गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को रिहा भी कर दिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज भी धरना देंगे किसान। आज तीसरा दिन है किसानों के धरना प्रदर्शन का। कल किसान सड़क जाम करके बैठे हुए थे तो पुलिस ने कल फिर किसानों पर कार्रवाई करते हुए इन सभी किसानों को हिरासत में लिया था। लेकिन अब पुलिस और किसानों के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है और आज भी धरना देंगे किसान। और इस खबर पर जानकारी के साथ विकास कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, अगर बात करें किसानों की तो देखिए आज तीसरा दिन है उनके विरोध का। किसानों को देखकर नहीं लगता कि वो हटने वाले, तो ऐसे में पुलिस को ही आखिरी में सामंजस्य बिठाना पड़ा। 2 दिन से आप हिरासत में ले रहे थे, उनको विरोध करने नहीं दे रहे थे। आज क्या माना जाए, किसानों को एक जगह दे दी है, उस जगह से किसान संतुष्ट हैं जहां पर अब विरोध करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। विकास जी नंदिनी, तीन कृषि कानूनों के विरोध में जो है किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन शुरू किए थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनके घरों से 150 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके किसानों को रोक दिया था, जिसके चलते किसानों ने बाबा भूमन शाह चौक पर अपना धरना दिया। वहां से भी कल जो दोपहर 12 बजे के करीब सभी किसानों को खदेड़ दिया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां की गई। करीब 100 के करीब किसान जो है गिरफ्तार किए गए। 7 के खिलाफ सदर थाना में मामला भी दर्ज किया गया। इसके चलते शहर में अलग अलग जगह पर किसानों संगठनों ने जो है विरोध प्रदर्शन किए। देर शाम तक जो है भादरा के विधायक बलवान पूनिया भी सिरसा में पहुंचे। उसके बाद किसानों में और पुलिस प्रशासन के भी सहमति बनी। सभी 100 के 100 किसानों को रिहा किया गया। जिन 7 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो बड़े किसान नेता थे जिनमें योगेंद्र यादव सहित प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा व अन्य शामिल थे, सभी को रिहा किया गया। और इसके बाद जो है प्रशासन के साथ किसानों की सहमति बनी। उन्हें एक परमानेंट स्थान दिया गया। अभी इस स्थान पर बैठकर वे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज जो है भूमन शाह चौक से करीब 150 मीटर पहले किसानों को जो जगह दी गई है गुरुद्वारा के पास, वो एक साइड रोड को ब्लॉक किया गया है। उस स्थान पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध लगातार रहेगा। जी बिल्कुल विकास, यानी किसानों के हौसलों को देखकर यही लगता है कि हटने वाले नहीं हैं। और सिरसा में मुख्य तौर पर डिप्टी सीएम
को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आवास यहाँ पर है, तो सिरसा को चुना है किसानों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करने के लिए। विकास जी बिल्कुल, जो किसानों ने सिरसा को चुना है, सिरसा में पूरे प्रदेश भर के किसान एकत्रित हुए थे और लगातार विरोध प्रदर्शन किया। पहले दशहरा ग्राउंड में एकत्रित हुए, यहाँ से बाजारों में रोष मार्च निकाला। उसके बाद जो है किसानों ने मनसा चौक पर अपना धरना लगा दिया, जहाँ से किसानों की कल दोपहर गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद जो है सिरसा के साहूवाला गाँव में, दशहरा ग्राउंड में, इसके बाद शेरपुरा गाँव में अलग अलग जगहों पर जो है किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन किए, विरोध जताया, किसानों की रिहाई की मांग की। इसके बाद देर शाम को किसानों ने जो है सदर थाना का भी घेराव किया, जहां सभी गिरफ्तार किसानों नेताओं को और अन्य किसानों को रखा गया था। थाना के घेराव के बाद जो है किसान नेताओं ने दूसरे प्रदर्शनकारी किसानों को समझाया। इसके बाद वे सड़क से हटकर सड़क के किनारे बैठ गए। इसी विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और बातचीत के जरिए मामले का जो है सोल्यूशन निकालना पड़ा। बातचीत के बाद जो किसानों में और प्रशासन में यह सहमति बनी कि सभी किसानों को फिलहाल रिहा किया जाएगा और इन्हें एक धरना प्रदर्शन के लिए परमानेंट स्थान दिया जाएगा। जी, अब जो है किसानों को परमानेंट स्थान मिल चुका है। आज बिल्कुल विकास, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी सिरसा में फिलहाल धरने की स्थिति इसी तरीके से बरकरार रहेगी। वहां पर तमाम किसान संगठनों के बड़े नेता योगेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं और भी तमाम बड़े चेहरे हैं जो किसानों के साथ वहां पर धरना दे रहे हैं और मुख्य तौर पर यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरा जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। तो अब पुलिस ने सिरसा में किसानों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। 2 दिन हिरासत पर लिए जाने के बाद अब तीसरे दिन आज भी किसानों का धरना होगा, लेकिन उनके लिए वहां पर एक जगह निर्धारित की गई है, वहीं पर किसान बैठकर धरना देंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पानीपत की। पानीपत से बड़ी खबर की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर में सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में आरटीओ ऑफिस की मोहरे बरामद किए गए हैं। नकली परमिट देने का सीएम फ्लाइंग ने भांडाफोड़ किया है। नकली परमिट बनाने की एवज में पैसे लिए जा रहे थे। नकली मोहर आरटीओ ऑफिस की बरामद की गई है। छापेमारी में नकली मोहरे और नकली परमिट बरामद किए गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, अगर बात करें इस पूरे मामले की, देखिए सीएम फ्लाइंग टीम लगातार इस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि आरटीओ ऑफिस के मोहरे बरामद होना, नकली परमिट बरामद होना, यानी कितने जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी मौजूद होंगे और लोगों में बंट चुके होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, आपने ठीक कहा। देखिए, ये पानीपत के सेक्टर 25 में ट्रांसपोर्ट नगर है और करनाल सीएम फ्लाइंग के जो हैं एएसआई शीशपाल के नेतृत्व में रेड मारी गई थी। यहाँ पर 2 दुकानें हैं, एक यजुवेंद्र की दुकान है और एक दूसरी दुकान जो है वो मनोज की दुकान है, जिससे जो है 19 आरसी और इसके साथ साथ 7 लाइसेंस, 47 फिटनेस सर्टिफिकेट, 98,000 रुपए नकद। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से वो गोरख धंधा चल रहा था जिसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग के पास काफी शिकायतें जा चुकी थी और इस मामले को लेकर उन्होंने लगातार कार्रवाई की है। अब फिलहाल मामला पुलिस को दिया गया है और सीएम फ्लाइंग के एएसआई शीशपाल का यह भी कहना है कि भविष्य में भी इस तरीके की और भी शिकायतें मिल रही हैं जिस पर हम कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। जी जितेंद्र, क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 दुकानों पे कार्रवाई की थी सेक्टर 25 ट्रांसपोर्ट नगर में, एक तो यजुवेंद्र की दुकान थी, दूसरा मनोज की दुकान थी, जहां पर इस तरीके का खेल खेला जा रहा था। उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और अभी उनसे जांच चल रही है। बहुत सी चीजें उनसे रिकवर हो रही हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, 98,000 रुपए उनसे बरामद हुए हैं, 47 फिटनेस सर्टिफिकेट मिले हैं, 7 जाली लाइसेंस मिले हैं, 17 आरसी मिली हैं जो डुप्लीकेट तरीके से बनाई गई थी। तो इसके अंदर बहुत बड़ी चैन हो सकती है जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग लगातार काम कर रही है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार। और धड़ल्ले से अगर ये जाली परमिट बनाकर आरटीओ ऑफिस के नाम के इस तरीके से लोगों को बेचे जा रहे हैं और ये काम कब से चल रहा होगा, इसका भी भांडाफोड़ होना चाहिए कि अगर लोगों ने जाली दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हलचल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। प्रदेश में क्या है कोरोना का हालात पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े कोरोना के सामने आए आपको बताते हैं। 24 घंटे में 1283
नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 293, फरीदाबाद में 178 नए केसेस सामने आए। रोहतक में 80, जींद में 73, हिसार में 65 और अंबाला में 56 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1528 कोरोना मरीजों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,37,398 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर क्या स्थिति है तमाम शहरों में, ये जानते हैं। हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता लाजपत जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर सोनीपत के हालात जाने, पिछले 24 घंटे में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है फिलहाल वहां? जी बिल्कुल नंदिनी, अगर बात करें तो जिला सोनीपत पर लगातार जो कोरोना के पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि बात करें तो कोरोना की आफत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोग लापरवाह हैं और उस लापरवाही की वजह से उनकी मौत भी हो रही है। जिला सोनीपत की बात करें तो आंकड़ों के आधार पर काफी संख्या है, और इसको बात करें तो प्रशासन को और शासन और प्रशासन को काम करने की जरूरत है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, कुल मिलाकर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं हुई है, बेहतर नहीं हुई है। ऐसे में जरूरी है कि लोग बिल्कुल सावधानी बरतें। बहरहाल शुक्रिया आपका सोनीपत की स्थिति बताने के लिए। हमारे साथ अनूप कुंडू भी जुड़े हैं। अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार की स्थिति साझा करने के लिए जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, हिसार में पिछले 24 घंटे के हालात साझा करें कोरोना को लेकर। बिल्कुल नंदिनी जी, इस सप्ताह जैसे जैसे बीता है तो आंकड़े कम होते चले गए हैं। हिसार में जैसे ही सोमवार से शुरू हुआ था तो आंकड़े काफी बढ़ रहे थे, लेकिन अब कल की अगर हम बात करें तो कल कुल 65 मामले सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा हिसार में लगातार बढ़ रहा है। 82 अभी तक हिसार में कुल मौतें हो चुकी हैं, और लगातार ये कह सकते हैं कि मौत के आंकड़ा इतना अधिक बढ़ा है कि पिछले कल की बात करें तो 75 था और आज 82 है। लेकिन जो अंकित किए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले, उनमें कहीं न कहीं एक बार घटोतरी कुछ देखने को मिली है। जी नंदनी। जी बिल्कुल अनूप, इसके अलावा अगर बात करें हिसार में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक्टिव केसेस जो हर दिन सामने आ रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो क्या सीरियस पेशेंट्स जो हैं कोरोना के, क्या हिसार में उनको ठीक तरीके से मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है? इस तरह की कोई तस्वीर वहां देखने को मिली जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा हो? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार के ये मामले बढ़ रहे हैं उनमें अधिकतर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले किसी न किसी प्रकार की बीमारी से वो भी ग्रस्त हैं, और साथ में वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो वो उसकी जो पहले की बीमारी थी उस पर कोरोना हावी हुआ है, और उसके बावजूद उनका जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो कोरोना पॉजिटिव आदमी ठीक होकर के वहां से व्यक्ति निकलते हैं तो उनका कहना है कि इतनी दुरुस्त व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही जितनी सरकार दावे कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए और हिसार की स्थिति साझा करने के लिए। तो फिलहाल प्रदेश में तमाम शहरों के जो हालात सामने आ रहे हैं वो इसी तरीके के हैं, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सब अपना बहुत ध्यान रखें और सावधानी बरतें और कोरोना से खुद को बचा कर रखें। इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।